चलो, तो चैप्टर नंबर 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर प्योरली एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर है। उसमें सबसे पहला टॉपिक माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एलएबी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करता है? बराबर है, वो मिल्क से कर्ड बनाता है। डी आएगा, डी। अच्छा, तो देखो बुक में लिखा है, आप पढ़ो कि वो मिल्क से कर्ड तो बनाता है, पर मिल्क से कर्ड बनाते वक्त वो मिल्क के प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। अब ऐसा लिखा है कि मिल्क प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मिल्क प्रोटीन। बुक में ऐसा लिखा है, पर मिल्क प्रोटीन का नाम कैसे है? अगर आप लोगों को याद हो 11 चैप्टर, 12 साइंस, ये अपने 11 साइंस का 16 चैप्टर, सॉरी, तो 16 चैप्टर में डाइजेशन प्रोसेस है। और हमने पढ़ा था कि, हाँ हाँ, उसमें हमने पढ़ा था कि बेबीज जो होते हैं वो, उनके अंदर खास करके आपने देखा था रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, जिसकी वजह से वो मिल्क को डाइजेस्ट कर पाते हैं। और वहां पर एक और चीज थी कि मिल्क प्रोटीन का नाम कैसेन है, और उसे डाइजेस्ट किया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक में। इसलिए यहाँ पर वो मिल्क प्रोटीन की वजह से सीधा नाम मिल्क प्रोटीन यूज ना करते हुए कैसेन कर दिया है। दूसरा, इंक्रीज साइनोकोबालेमाइन। ये साइनोकोबालेमाइन जो है ना, वो और कुछ नहीं है, वो विटामिन B12 का केमिकल नाम है। और बुक ने लिखा है कि लैक्टोबैसिलस, ये एलएबी क्या करता है? तो एलएबी B12 की एफ क्वालिटी जो है उसे क्या करता है? इंक्रीज। इसीलिए कहते हैं कि मिल्क से ज्यादा अच्छा है कि आप लोग क्या पिए? कर्ड। क्योंकि कर्ड का B12 और उसकी क्वालिटी मिल्क से कहीं गुना ज्यादा होती है। रीजन, ये एलएबी बैक्टीरिया की इफेक्ट की वजह से। एलएबी की वजह से मिल्क में जो भी B12 होता है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, और कर्ड में B12 की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में चेंज होता है। इस वजह से लिखा है इंक्रीज इज द साइनोकोबालेमाइन। साइनोकोबालेमाइन B12 का केमिकल नेम है। B12 बनाने के लिए कोबाल्ट चाहिए, कोबाल्ट, इसलिए कोबालेमाइन वर्ड आया है। कोबाल्ट एक नेसेसरी एलिमेंट है जो B12 को फॉर्म करने के लिए रिक्वायर है। हाँ, इतना हार्ड कभी आएगा नहीं, पर अगर पूछें हमारे बुक के हिसाब से तो हम देखें तो हमें तो सिर्फ इतना ही आएगा कि एक तो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है, पार्शियली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कैसे वर्ड यूज नहीं करेंगे, और इंक्रीज B12। तो यहाँ B12 लिखा हुआ आएगा, यहाँ मिल्क प्रोटीन लिखा आएगा, तो डेफिनेटली क्या ऑप्शन आएगा? हाँ, डी ऑप्शन सही है। बराबर, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे इंक्रीजेस B12, पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, और ऑल ऑफ दिस, और कन्वर्ट तो करता ही है मिल्क से कर्ड। ना, नीट में भी इतना डिफिकल्ट देखो कभी पूछा नहीं है। इसका रीजन है, आप नीट के पेपर्स भी निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने डिफिकल्ट आंसर उसमें भी नहीं होते, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है, थोड़ा 11 और 12 दोनों का सिलेबस होता है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए लोग आंसर नहीं दे पाते। बाकी इतना टफ और डिफिकल्ट और घुमा फिरा के तो नीट में भी नहीं पूछा है। आप पिछले साल के पेपर्स देखो, 2-3 साल के, आपको पता चलेगा। अब है प्रोपियोनिबैक्टर शर्मानी एंड पेनिसिलियम रॉकविफोर्टी, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, चीज के साथ। अब कोई बताएगा कि ये प्रोपियोनिबैक्टर शर्मानी कौन से चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है? स्विस, स्विस चीज, वो अपने टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं ना, जो चीज जिसमें बड़े बड़े हॉल होते हैं।
हाँ, वो वाला चीज प्रोपियोनिबैक्टर शर्मानी की वजह से बनता है, बराबर, जो एक बैक्टीरिया है। तो वो बैक्टीरिया स्विस चीज के प्रोडक्शन से जुड़ा है, पर पेनिसिलियम रॉकवीफोर्टी, वो रॉकवीफोर्ट नाम का या रॉकफोर्ट नाम का चीज, अलग अलग लोग प्रोनाउंस करते हैं, वो उसके साथ जुड़ी है और वो एक फंगस है। तो चीज आंसर सही है। अब इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, इसका मतलब है कोई एक ही सही है। ओके, ये ऑप्शन ही सही है, क्योंकि एस्परजिलस नाइगर जो है वो साइट्रिक एसिड बनाती है। चलो, एस्परजिलस नाइगर क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, फंगस है, क्या है? आपने देखा बुक में? एंजाइम्स, केमिकल्स एंड बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स, ऐसा टॉपिक है, उसमें लिखा है एस्परजिलस नाइगर। वो एक बैक्टीरिया है, वो एक फंगस है, वो प्रोटिस्टा है, वो है क्या? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? आल्गी है? क्या है? हाँ, फंगस है। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है। हाँ, उसके नाम में बैक्टर आता है ना पीछे। अब इसमें जब भी कोई एक टॉपिक आए ना, तो ऐसा नहीं कि वो एमसीक्यू किया और आगे निकल गए। सपोज एस्परजिलस नाइगर आए, तो ये भी देख लेना है कि उसके लिए कुछ और लिखा है, कुछ और कंटेंट है, तो उसको साथ साथ में करते हुए थियरी को साथ में कंपेयर कर ही लो। अगर ये टॉपिक गलत है, ये पोर्शन गलत है, तो ये बता दो कि ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फिर क्या बनाती है। ये भी साथ साथ में पढ़ लेना चाहिए कि अगर ये ऑप्शन गलत है तो सही क्या होगा। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम क्या बनाती है? हाँ, बराबर है, वो भी एक फंगस है, और वो बायो एक्टिव एजेंट्स के टॉपिक में लिखा मिलेगा, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम क्या बनाती है। कौन सा केमिकल फॉर्म करती है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम? हाँ, साइक्लोस्पोरिन ए। ये तब यूज करना होता है जब किसी इंसान की इम्यूनिटी लो करनी हो। इम्यूनिटी लो करने के वैसे क्या रीजन हो सकते हैं? सिर्फ एक ही रीजन मेन है, वो है किसी और इंसान का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे ऑर्गन। तब बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती किसी और के ऑर्गन्स को, इसलिए हम इम्यूनिटी को टेम्पररीली लो करते हैं, तब तक बॉडी में वो ऑर्गन एडजस्ट हो जाए। ये इम्यूनोसप्रेसिव मतलब इम्यूनिटी को लो करने वाली ड्रग है। अगर उल्टा सोचे यहां से, तो ब्यूटेरिक एसिड कौन बनाता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। फिर ये भी गलत है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस है, उससे क्या बनता है? स्ट्रेप्टो। हाँ, अब ये क्या करता है? क्लोट ब्लस्टर है। सपोज किसी इंसान की आर्टरी के अंदर अगर क्लोट जम गया है यहाँ, ऐसे, और उसे हटाना है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, मोनस्कस परप्यूरियस। वो ईस्ट है। हाँ, तो फिर उसके लिए दवाई कौन सी निकलती है, उससे कौन सा केमिकल निकलता है? हाँ, स्टेटिन्स। इससे स्टेटिन्स निकलता है जो ब्लड कोलेस्टेरॉल को कंट्रोल में रखता है, बराबर। और लैक्टिक एसिड तो ये बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्टेटिन बनाता है। लैक्टिक एसिड तो एलएबी बनाते हैं, लैक्टो बेसिलस एसिडोफिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो पूरा देख लेने का ऐसे साथ में। अब सिलेक्ट द मिस मैचिंग सेट, इसमें से कुछ मिस मैचिंग है, मतलब बाकी सब सही होगा, कोई एक इसमें से राइट है।
मिसमैचिंग, इसमें से कोई एक सही है? ई ऑप्शन। देखो ये कैसे सही है, क्योंकि पेनिसिलिन जो थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढ निकाली थी, और वो तब ढूंढ निकाली थी जब वो रिसर्च कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये कनेक्टेड है पूरा। फिर ये कैसे कनेक्टेड है? आर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे और फ्लेमिंग ने ढूंढ निकाली थी पेनिसिलिन। अब उसमें जो चेन और फ्लोरे थे, उन्होंने उस पेनिसिलिन को प्रैक्टिकली यूज करने लायक हाई एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस किया। पेनिसिलिन की एफिशिएंसी बढ़ाने का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो चेन और फ्लोरे को जाता है। इसीलिए फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। और ये पेनिसिलिन जिससे मिली थी वो मोल्ड मतलब कि फंगस थी, पेनिसिलियम नोटेटम। इसलिए ये ऑप्शन भी कहीं कनेक्टेड दिख रहा है। फिर हम कह रहे कि हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और खास करके इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करना चाहिए, उससे सोइल को डैमेज होता है, अल्टीमेटली वाटर इकोसिस्टम को डैमेज होता है, पोल्यूशन होता है, और ये सारे केमिकल्स कार्सिनोजेनिक्स है, मतलब कैंसर कोजिंग है। इसलिए हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो यूज करने के लिए हमने फेवर किया, जिसमें हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हैं। मतलब रूल ये कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है, नेचर ने फूड वेब सिस्टम बनाई है, तो क्यों ना ऐसा करे कि जो आपके क्रॉप को खराब करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल प्रिडेटर्स को ढूंढ लिया जाए, जैसे बकुलो वायरस। बकुलो वायरस वन ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट्स है। बकुलो वायरस का काम कुछ सर्टेन आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है वो है, कुछ सर्टेन इंसेक्ट को ये डैमेज करता है। तो इस तरीके से जिस इंसेक्ट से आपके क्रॉप को खराबी होती है वो ऐसे में क्या हो जाएंगे, उसका प्रिडेशन हो जाएगा। तो ये भी कनेक्टेड पोर्शन है। ये कैसे कनेक्टेड है? बायो फर्टिलाइजर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे जमीन में नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज करने के लिए साइनोबैक्टीरिया यूज होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया होता है। ये भी कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड नहीं है। एलएबी बनाते हैं लैक्टिक एसिड, मिल्क से कर्ड। इथेनॉल बनाती कौन है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। और चीज बनाने के लिए तो अभी आपने देखा फंगस यूज हुई थी, एक पेनिसिलियम रोक्विफोर्टी, और एक दूसरी यूज हुई थी प्रोपियोनी बैक्टीरिया, शर्मानी बैक्टीरिया। तो ये कहीं आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन आएगा। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें नीचे से कौन से बेवरेजेस ऐसे हैं जो डिस्टिलाइज नहीं किए जाते? डिस्टिलेशन का मतलब होगा कि उससे पानी निकाल दिया जाए जिससे उसका ओरिजिनल कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाए। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम वाटर अमाउंट कम करने की कोशिश करते हैं। बराबर है। देखो अब आपको पता हो तो शायद कि जब भी हम शुगर से अल्कोहल बनाने की शुरुआत करते हैं तो हम अल्कोहल मोस्टली शुगर से बनाते हैं। जिन जिन चीजों में शुगर हो उन्हीं से आप क्या बना सकते हैं, तो कि अल्कोहल बना सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यूज करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म, वो कौन होता है? ईस्ट। अब ईस्ट जैसे अल्कोहल बनाने की शुरुआत करती है तो रूल ये कहता है कि वो धीरे धीरे अल्कोहल बनाती जाती है, और जैसे ही अल्कोहल 13% तक पहुंचता है तो इसकी पॉइजनस इफेक्ट होती है। और ईस्ट ने बनाया हुआ, अपने कलर बदल देते, ईस्ट ने बनाया हुआ अल्कोहल ही ईस्ट को मार देता है। तो ये अल्कोहल ही ईस्ट को किल कर देता है। इसीलिए 13% तक ही मैक्सिमम अल्कोहल बन सकता है, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही 13% तक अल्कोहल पहुंचता है तो उसी की पॉइजनस इफेक्ट से ईस्ट मर जाती है। अब ईस्ट ही नहीं बची तो आगे अल्कोहल थोड़ी बनेगा। इसलिए आप मैक्सिमम 13% वाला जो अल्कोहल है उसे बना सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बन सकता। अब
13% अल्कोहल है, तो जिसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें बाकी के परसेंटेज क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं। जैसे कितने परसेंटेज वाटर होगा इसमें, 87% H2O हो सकता है। शुगर भी हो सकते, बाकी भी चीजें हो सकती, पर हम मान ले कि प्योरली इसमें सपोज H2O ही है, तो हमें इस वाटर को निकालना होगा। जैसे जैसे वाटर निकालना शुरू करोगे तो अल्कोहल के परसेंटेज इंक्रीज होते जाएंगे, बराबर। तो वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब बनाने के लिए आपको वाटर निकालना पड़ता है, पर क्योंकि वाइन में 12 से 13% के आसपास अल्कोहल होता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है जैसी वाइन, और बियर जो है उसमें 2 to 6% जनरली अल्कोहल होता है, इसलिए इसमें हमें कोई पानी निकालने की जरूरत है नहीं, इसलिए डिस्टिलेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। ओके सर। सेकेरोमाइसिस, सेरेविसिया या सेरेविसी, ऐसा भी कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ये और कौन से नाम से जानी जाती है? बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट, डी ऑप्शन। हाँ, तो 6 में आएगा डी ऑप्शन। रीजन क्योंकि, हाँ, बेकर्स ईस्ट क्यों कहा उसे? बेकर मतलब है ना कोई मतलब ब्रेड बनाने के लिए वो सब। हाँ, बेकरी में यूज होती है, ब्रेड पाव बनाने के लिए, बराबर। और यस सर। ब्रूअर सिस्ट क्यों कहा? क्योंकि वो इथेनॉल बनाने के लिए काम में आती है। हाँ, अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री को ब्रूइंग इंडस्ट्री कहते हैं, यस और ब्रूइंग से ब्रूअर्स वर्ड आया, इसलिए ये ईस्ट अल्कोहल भी बनाती है, इसलिए इसे ब्रूअर सिस्ट कहा। इसलिए बोथ बी एंड सी आंसर सही होगा। ओके सर। और अब देखते ये, सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स आर गिवन बिलो, मतलब इसमें से कुछ सेंटेंसेस जो है वो एंटीबायोटिक के रिगार्डिंग है और वो हमें दिए गए हैं ये। अब इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट है और कौन से नहीं है। 4 है टोटल। अब 4 में से कौन से वाले 2 सही है? सर बी ऑप्शन। सही है बी ऑप्शन। देखो, तो बी ऑप्शन राइट है। कैसे? तो वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिजीज रॉन्ग है, क्योंकि एंटीबायोटिक किसके सामने इफेक्टिव होती है? बैक्टीरिया के आगे। हाँ, बैक्टीरिया के आगे इफेक्टिव होती है, तो आंसर सही होता। और प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स एंड यूज टू किल पैथोजेंस, ये भी सही, ये सही है। उसका रीजन ये है क्योंकि एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। जैसे कि आपने पढ़ा, सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से मिली थी। फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए वो खुद बनती माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, और इसका काम डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको पैथोजन कैसे कहते हैं, उसे मारना है। ये सही है। तीसरा भी सही है, क्योंकि प्लेग, पर्ट्यूसिस और लेप्रेसी ये तीनों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, और एंटीबायोटिक का मेन काम बैक्टीरिया को किल करना है। तो ये तीनों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, इसलिए ये तीनों को क्योर करने में इसका यूज होता है। शायद आपको ये ना पता हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग है ये आपको पता चल गया, ये सही है आपको पता चल गया। फिर इसका देख लेना होगा, मैजिक मेडिसिन विथ लीड साइड इफेक्ट, ये चीज गलत है। हाँ, ऐसा होता ही नहीं है, एलोपैथी ड्रग्स और उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, ये हो नहीं सकता। मैजिक मेडिसिन तो नहीं है, ये कोई मैजिक मेडिसिन नहीं है, हर एक की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है, मैजिक मेडिसिन नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा, यस सर। इसलिए आंसर ये सही आएगा। एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है, उसकी साइड इफेक्ट काफी हायर है,
टेट्रासाइक्लिन, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स मोस्ट कॉमन है। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो एंटीबायोटिक में यूज होती है। पेनिसिलिन तो है ही, पर टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, क्लोरामफेनिकोल है, फिर ये टेट्रासाइक्लिन है, ये सब एंटीबायोटिक है। इसमें टेट्रासाइक्लिन वाली जो एंटीबायोटिक है उनकी साइड इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होती है और सीवियर होती है, इसलिए प्रेगनेंसी में लैक्टेटिंग मदर को इसका यूज करने के लिए ना कहते हैं। फिर है 8, आपको इसमें से ऑड ऑप्शन निकालना है। इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसा आपको कंटेंट इसमें दिखेगा जो शायद 3 ऑप्शन जो होंगे वो कहीं ना कहीं एक ग्रुप में आते होंगे और बाकी एक जो होगा वो अलग होगा। ऑड मैन आउट में आपको बेस ढूंढना पड़ता है कि किसके रेफरेंस पॉइंट से इन्होंने एक को बाहर निकाला, जो ज्यादा मुश्किल होता है जब आपको रेफरेंस नहीं दिया हो। बी ऑप्शन। कैसे? सही है। नाइगर है ना, वो एक फंगस है और बाकी तीनों की तीनों बैक्टीरिया है। हाँ, ये ढूंढना सबसे मुश्किल होगा कि बेस क्या लिया। इसने बेस लिया कि ये फंगस है, बाकी ये बचे तीनों के तीनों, ये तीनों बैक्टीरिया है। तो इस हिसाब से अलग हो गया बी ऑप्शन। अब इसमें से कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट है जो हमें बताना है, कौन सा करेक्ट है इसमें। इसका मतलब 3 रॉन्ग हो गए। सर ए ऑप्शन, क्योंकि लाइपेज भी होता है ना, वो डिटर्जेंट की तरह बिहेव करता है और वो स्टेन्स को निकालता है। पर देखो, वो सही है कि लाइपेज डिटर्जेंट में यूज होता है, सही है, पर क्या लिखा है, रिमूव ऑल टाइप ऑफ स्टेन्स। क्या ये सही होगा? हम्म, यस सर। कैसे सही होगा? लाइपेज सिर्फ लिपिड के बने स्टेन को ही निकाल सकता है, ऑल टाइप ऑफ स्टेन्स नहीं। यस। हाँ, तो फिर अगर शुगर से पड़ा, अगर प्रोटीन के स्टेन से, तो लाइपेज सिर्फ लिपिड को ब्रेक कर सकता है, तो ऑयल से पड़े हुए स्टेन को निकाल सकते हैं लॉन्ड्री में लाइपेज से। पर ये तो बोल रहे रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ स्टेन्स, इस पे फोकस करना है। तो ये गलत होगा। लाइप अगर सिर्फ लिखा होगा ऑयल या फिर फैट से बने स्टेन तो सही होता, इसलिए ये गलत हो गया। अब ऑप्शन ही आएगा तो फिर तो कौन सा आएगा? ऑप्शन। हाँ, इसलिए बाकी सब भी देख लो। कई बार क्या होता है कि हम ऊपर ही फंस जाते फिर नीचे जाते ही नहीं। भले आंसर आपका सही आपको मिल जाए, पर फिर भी चारों ऑप्शन एक बार देख लेने का, क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजिंग आंसर्स होते हैं, इसलिए 4 ऑप्शन देख ले तो ज्यादा बेटर। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनिटी को इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, इसलिए ये रॉन्ग है। और डी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि एस्परजिलस नाइगर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। लेकिन ये फंगस होता है। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे पता है, कुछ लोग ये भी पढ़ेंगे, हाँ सही है सही है, क्योंकि वो तो साइट्रिक एसिड ही बनाता है ना, पर वो एक फंगस है, अब बैक्टीरियम नहीं। हम जनरली ऐसी चीजों से हमारा मतलब हमारा ध्यान मोस्टली इन चीजों से हट जाता है। कुछ ऐसा मिल जाता है ना तो ब्रेन को लगता है हाँ हाँ मिल गया आंसर, मिल गया आंसर, ये तो पढ़ा है। इसलिए वो ओवर एक्साइटमेंट में कुछ कुछ वर्ड्स को जो है वो नजरअंदाज करता है, इसलिए ये गलत आएगा। ये 3 गलत, तो ये सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या देखना था, ये देखना था रिमूव ऑल टाइप ऑफ स्टेन्स, ये गलत है, यहाँ आपका ध्यान जाना चाहिए। ये इंक्रीज के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए था, और यहाँ बैक्टीरियम के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए था, बराबर। हाँ, स्टेटिन देखो ईस्ट से ही मिलता है, कौन सी ईस्ट थी? म्यूकोसा पर्पल पर्पल आया तो। मोनस्कस परप्यूरियस। हाँ, मोनस्कस हाँ, और यस। और ये ईस्ट एक ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करती है कि जो कोलेस्टेरॉल बनाता है, इसलिए बॉडी में कोलेस्टेरॉल बनने की प्रोसेस रुक जाती है। तो इंसान का ब्लड गाढ़ा हो रहा है या उसे हार्ट में क्लोट होना शुरू हो रहा है तो वो सब रोका जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन में सब कुछ सही है। यस सर। उसके बाद आया 10 नंबर। तो ई ऑप्शन।
ये तो आपको पता है, साइक्लोस्पोरिन ए। क्या आएगा आंसर? बी। हाँ, ये इम्यूनो सप्रेसिव है, सप्रेस करना मतलब डिक्रीज करना। यस। इसका काम है इम्यूनिटी को डाउन करना, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो तब की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद आएगा ए, क्लोट ब्लस्टर। कौन है? ए ऑप्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो एक्चुअल में क्लोट ब्लस्टर है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है। क्लोट को हटा देना, बर्स्ट कर देना इसका काम है। तो मैंने आपको बताया था कि सपोज किसी की वेसल्स में इस तरीके का क्लोट हो गया हो, यस सर। तो उसे हटाने के लिए इस दवाई का यूज कर सकते हैं। वैसे क्लोट बड़ा हो तो फिर सर्जरी प्रिफरेबल है, पर अगर क्लोट जस्ट छोटा हो और अभी जस्ट शुरू हुआ हो, ऐसे बहुत छोटा हो, तो इसे धीरे 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 करके हटाया जा सकता है। तो आप स्ट्रेप्टोकाइनेज ले सकते हैं। हाँ, अगर हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है और कहीं पर क्लोट है, तो उसे जानने के लिए कौन सी करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि एग्जैक्टली इंसान की बॉडी में कहाँ पर क्लोट है। मायोकार्डियल टेस्ट। ना ना, एंजियोग्राफी। एंजियो मतलब वेसल, एंजियोग्राफी करते, इससे पता चलता है कि एग्जैक्टली क्लोट कहाँ है। ओके सर। चलो, ये यहाँ तक के जो टॉपिक्स थे वो पूरे अलग थे। और यहाँ से सुवेज ट्रीटमेंट, सीवेज भी कुछ बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट और सुवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, वो वाला टॉपिक शुरू हुआ। ये आपने पढ़ा था? अच्छा, ओके, तो सही है। चलो, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप सुएज ट्रीटमेंट जो होता है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए, इसमें से कोई एक सीक्वेंस करेक्ट है? ए ऑप्शन। नहीं, बी ऑप्शन। सही है, बी ऑप्शन आएगा। हाँ सर, बी ऑप्शन। उसका रीजन है कि सबसे पहले आपके पास जो कचरा आता है उसे फिल्टर करिए, फिल्टर करेंगे तो बड़ा बड़ा जो मास है, मोटा मोटा मास जैसे कहते हैं, वो निकल जाएगा। सेडिमेंटेशन मतलब ऐसे अलग करने के बाद वो बड़े टुकड़ों को फिर उस पानी को भरे रखिए, उससे जितने भी उसमें डेब्रीज या फिर ऑर्गेनिक मैटर होगा वो नीचे बैठ जाएगा। इसे सेटल डाउन होने को सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एरेशन टैंक में डालेंगे। एरेशन टैंक मतलब जहां हवा आ रही है। फिर जैसे सब डाइजेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस, उनका मिला जुला फ्लॉक्स, वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगेगा। फिर ऑर्गेनिक मैटर खाया जाएगा तो उसके डाइजेस्टेड जो भी पार्टिकल्स हो गए, मटेरियल, उसे सेटल करने के लिए डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद उसे वापस सेटलिंग टैंक में रखेंगे। और फिर हम स्लज डाइजेस्टर में आगे का पानी जाने देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। बराबर, यहाँ पर इन्होंने सेटलिंग टैंक जो है उसे पहले ले लिया है और एरेशन टैंक बाद में दिया, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर तो इन्होंने फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन जो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर है उसे सेकंड दिखा दिया। यस सर। और सेम यहाँ पर भी फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन जो पहली प्रोसेस है उसको इन्होंने लास्ट दिखा दिया। इस तरीके से ये तीनों रॉन्ग हो गए, सॉरी, ये रॉन्ग हो गए और बी हो गया राइट। अब सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स का मीनिंग क्या होगा, अभी मैंने आपको बता दिया। सर फ्लक्स का मतलब ए ऑप्शन, मतलब मास ऑफ बैक्टीरिया। हम्म, बैक्टीरिया और फंगस के फ्यूजन से बनने वाले स्ट्रक्चर को फ्लॉक्स कहते हैं। और ये कब बनते हैं, कौन सा वाला ट्रीटमेंट, कौन सा वाला स्टेज होता है सीवेज ट्रीटमेंट में? सर वो फर्स्ट स्टेज होता है, प्राइमरी। हाँ, एरेशन टैंक में,
जिसमें एरेशन टैंक में डाइजेशन कराते हैं ना, उसमें हमें बैक्टीरिया और फंगस का यूज करना है जो ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं। इसके बाद यहाँ बीओडी। बीओडी का मीनिंग क्या होगा? बीओडी मीन्स both A and P. सर बायोकेमिकल थोड़ी ना आएगा, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं। वैसे बुक के हिसाब से देखे, पहली चीज तो ये तो हो ही नहीं सकता, हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो गलत ही है। अब बचे दो। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बुक में लिखा है बराबर, पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी सही है। उसका रीजन है क्योंकि बीओडी मतलब ऑक्सीजन कोई डिमांड कर रहा है, और ऑक्सीजन जो कोई डिमांड कर रहा है वो कौन है? तो कि अंदर आए हुए ऑर्गेनिज्म, उसको चाहिए ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है अंदर बायोलॉजिकल जो इस चीज को डिमांड कर रहे हैं। आइडियली वैसे बुक के हिसाब से ये सही है, इसे भी सही दिया जा सकता है, इसलिए बोथ ए एन बी सही है। पर आप अगर ये करते हैं तब भी रॉन्ग नहीं है। सर अगर आंसर डी ऑप्शन हुआ और हमने टिक किया है डी ना ऑप्शन। ऐसे केस में बुक का प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा क्योंकि बुक में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही वर्ड यूज हुआ है। हो सके तब तक ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, और अगर पूछ भी लिया तो फिर बी और डी दोनों आंसर लिखने वालों को सही दिया जाएगा। दो ऑप्शन टिक कर सकते। ना दो ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, भले लगे कि दोनों सही है, कोई एक ही करने का। ओके दो ऑप्शन कभी टिक नहीं करने के। जो आपको मोस्ट रिलेवेंट लग रहा हो ना, उसे टिक कर दो। ओके ऐसे केस में वो दोनों में से किसी भी ऑप्शन को टिक करने वाले को सही दे देते हैं, पर हमें दो टिक नहीं करने, हमें कोई एक ही करना है बराबर। चलो 15, सीवेज ट्रीटमेंट में भी बायोगैस प्रोड्यूस होता है। पॉल्यूटेड वाटर को जब प्योर किया जाता है तब भी बायोगैस मिलता है, पर वो कौन से स्टेज पे? सर बी ऑप्शन। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलवेज एन एरोबिक कंडीशन में ही बायोगैस प्रोड्यूस होता है। इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब हम लोग एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर का यूज करते हैं तब बायोगैस प्रोड्यूस होता है बराबर ना। हाँ, अब बायोगैस प्लांट का आ गया, देखो ये IARI और KVIC किसके साथ रिलेट करती है? अभी मैंने बता दिया आंसर। हाँ, बायोगैस प्लांट। ये इंस्टीट्यूट का काम है बायोगैस प्लांट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लांट हो, इसका प्लांटेशन ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा बायोगैस प्लांट डलवाए, इसका यूज करें खास करके विलेजेस के अंदर। उसके लिए ये लोग मोटिवेट करने का काम करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करवाने का। इसका फुल फॉर्म याद है? IARI का फुल फॉर्म और KVIC? आपकी बुक में होगा, देखो। बायोगैस का सबसे लास्ट पोर्शन यही है, बायोगैस प्लांट जो आपको बुक में दिया है टॉपिक, उसमें सबसे लास्ट में यही है। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं, IARI के चार अलग 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 आपको फुल फॉर्म देंगे, जिसमें कोई एक आध वर्ड थोड़ा इधर उधर करेंगे और फिर पूछेंगे इसमें से सही ऑप्शन सिलेक्ट करिए। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, तो क्या आएगा? IARI मतलब मतलब इंडियन इंडियन। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC खादी एंड विलेज, हाँ, कमीशन, खादी एंड विलेज, कमीशन। इंडस्ट्री। हाँ, इंडस्ट्रियल कमीशन। अब है ये मिथेनोबैक्टीरियम। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आएगा, सही है, क्योंकि देखो वो बायोगैस भी तो बनाते हैं, वो होते केटल्स के र्यूमेन में है, वहां से वो काउ डंग या डंग के जरिए बाहर आ जाते हैं, काउ डंग, बफेलो डंग,
और फिर वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं बायोगैस प्लांट में, और सेल्यूलोज के डाइजेशन से ही हमें मिलता है बायोगैस। इसलिए अल्टीमेटली चारों के चारों ऑप्शन, मतलब तीनों के तीनों सही है, तो आएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। और फिर पूरा होने आया, देखो यस सर। अब है माइक्रोब्स, बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर। रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो आपको है वो चूज करना है। इसका मतलब 3 सही हो गए, 1 रॉन्ग है। सर हम्म, सी ऑफ। सी ऑप्शन सही है। तो ट्राइकोडर्मा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, तो यस फिर सर। क्या है? हाँ, वो बायो कंट्रोल एजेंट है। ट्राइकोडर्मा क्या होती है? एक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, क्या होती है? फ्री लिविंग फंगी होती ये फंगस है, बराबर। और ये फंगस क्या करती है? ट्राइकोडर्मा हमारे प्लांट्स के रूट सिस्टम में लग जाती है और हमारे रूट को प्रोटेक्ट करती है। आपको रूल पता है, जब तक कोई एक जगह कोई एक डोमिनेटिंग स्पीशीज है, तब तक वहां पर कोई दूसरी स्पीशीज अपना डेरा नहीं डाल सकती, बराबर ना? तो ट्राइकोडर्मा अपनी डोमिनेंसी जमा लेती है हमारे प्लांट्स के रूट में, और अल्टीमेटली ट्राइकोडर्मा की वजह से कोई और हमारे प्लांट्स को डैमेज नहीं कर सकता। ट्राइकोडर्मा हमारे रूट्स को, रूट बॉर्न डिजीजेस जो होते हैं, जो रूट से, जो सॉइल से आने वाले डिजीजेस है, जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस है, जो सॉइल से रूट्स में आते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट हुई, फर्टिलाइजर नहीं। इसकी वजह से कोई हमें कोई न्यूट्रिएंट या एजेंट हमें वो नहीं मिलता कोई। देखो ये सही है, क्योंकि एजोस्पाइरिलम फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और उसका काम नाइट्रोजन फिक्स करना है। साइनोबैक्टीरिया में एक एग्जांपल नोस्टॉक है, दूसरा एनाबिना, और तीसरा, तीसरा उनसे कुछ हाँ, आता ओ से ऑसिलेटोरिया। है हाँ, ऑसिलेटर। तीनों साइनोबैक्टीरिया है, तीनों का काम भी नाइट्रोजन फिक्स करना ही है। पेडी प्लांट में, मतलब राइस प्लांट का जो फील्ड होता है, उसमें साइनोबैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा कहते हैं कि पेडी प्लांट में राइस विदाउट साइनोबैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो सकते, वो नेचुरली पाए जाते हैं वहां। और ये तो हमें पता है, मिथेनोबैक्टीरियम केटल्स के रूमेन में होता है और बायोगैस बनाने में काम में आता है। तो ये सब सही थे, ये एक रॉन्ग था। ऑड मैन आउट अगेन, इसमें से किसी एक को निकालना है। सर डी। हाँ सर डी ऑप्शन। हाँ, डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि मतलब वो तो मतलब है ना प्लांट के ऊपर ऐसे छाटने के लिए काम आता है ना, मतलब वो तो इन मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए काम में आता है। डी डी। ओके, तो फिर माइक्रोराइजर। आपने रेफरेंस क्या लिया? इन इन तीनों को एक ग्रुप में क्यों डाला? ये सारे ना मतलब मदद करते हैं। माइक्रोराइजा तो सिम्बायोटिक होता है ना। ऐसा नहीं, गलत, ये आंसर सही है पर रेफरेंस लिया वो गलत है। ये बताओ, ये तीनों एक ग्रुप में क्यों है और इसे क्यों निकाल दिया ग्रुप में से? क्योंकि ये बायो कंट्रोल एजेंट है और ये बायो, हाँ, फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। राइजोबियम से नाइट्रोजन फिक्स होता है, माइकोराइजा फॉस्फोरस ज्यादा देती है प्लांट्स को, साइनोबैक्टीरिया अगेन नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देते हैं। तीनों का काम फर्टिलिटी इंक्रीज करना है। जबकि बेसिलस तुरेंजियंसिस, ये जो बैक्टीरिया है, वो स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप को किल करता है, जिससे प्लांट को डिजीज के सामने प्रोटेक्शन मिले। तो वो बायो कंट्रोल एजेंट है और बाकी तीनों बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। यस सर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और फिर क्या करना है? इसमें से कोई आपको बताने हैं कि 2 सही है, वो वाले कौन से हैं, तो देखें।
सर बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो ग्लोमस एब्जॉर्ब द फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासिस टू द प्लांट। ग्लोमस एक जीनस है और इस जीनस में कौन आता है? माइको, हाँ, माइकोराइजा ग्लोमस जीनस से बिलोंग करती है और इसका काम फॉस्फोरस सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को देना है, इसलिए वो बायो फर्टिलाइजर एजेंट की तरह काम करती है। दूसरा, अब देखो ये गलत है, क्योंकि ये बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, ये तो एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर हुए। ये कैसे गलत है? क्योंकि सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है ना उससे बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल। ट्रीटमेंट कहते हैं, ये इसलिए गलत हो गया, और बच गया वो सही हो गया, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट में एरोबिक और एनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया का काम है। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है जिसमें एरेशन टैंक में हम जो काम करते हैं वो एरोबिक उसमें हेल्पफुल है, और हम जो स्लज डाइजेस्टर में जो अपना काम करते हैं वो एनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज है। इसलिए आंसर आएगा बी, कि फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है। उसके बाद ये आएगा कि इसमें से आपको बताना है कि कौन माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है। बायो कंट्रोल एजेंट जो आपको डिजीज के सामने प्रोटेक्शन देगा प्लांट को। तो 21 के अंदर आएगा ए ऑप्शन, ट्राइकोडर्मा ही एक्चुअल में बायो कंट्रोल है, क्योंकि एनाबिना जो है वो तो साइनोबैक्टीरिया, वो तो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नोस्टॉक यही करती है नाइट्रोजन फिक्स, और ग्लोमस में माइकोराइजा फॉस्फोरस देती है, तो तीनों एग्जांपल बायो फर्टिलाइजर के हुए। ये बायो कंट्रोल हुआ सर। और बच गए दो, बेसिलस thuringiensis वो किसके कंट्रोल के लिए यूज होता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर। ये बैक्टीरिया है, पर ये बैक्टीरिया के पाउचेस मिलते हैं, साचेट्स, इसको पानी में मिला के घोल के फिर उसको आपको स्प्रिंकल कर देना अपने प्लांट्स पे। आपके प्लांट्स में जो बटरफ्लाई की कैटरपिलर होगी, पता है ना, बटरफ्लाई की कैटरपिलर खाना खाने का मशीन होती है, वो काटती रहे, मतलब वो खाती रहती लीव्स को एकदम खा जाती है, और फिर एक वक्त आता है जब वो कोकून, और कोकून से फिर बन जाती है बटर फ्लाई। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ये प्रॉब्लम है कि ये हमारे लीव्स को खा जाती है, तो उससे हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर को अफेक्ट होगा और हमारा क्रॉप जो है वो कम होगा, इसलिए इसके कंट्रोल के लिए बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। हाँ एफिड्स जो होते हैं वो तो बीटल्स में हाँ हाँ, उसके लिए तो लेडी बर्ड जो होता है उसका यूज किया जाता है एफिड्स को मारने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। ओके सर एफिड्स होते क्या है? एफिड्स एकदम छोटे छोटे दाने जैसे एकदम ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट। एफिड्स इंसेक्ट है, पर दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि प्लांट पे पाउडर चिपका है, अब बहुत नजदीक से देखोगे ना तो पता चलेगा ये एकदम छोटे छोटे इंसेक्ट है, जो एकदम बहुत बड़ा ग्रुप या मास बनाकर चिपक जाते हैं लीव्स के ऊपर। बाम्बू प्लांट्स को खाते हैं। ना, एफिड्स एफिड्स तो कॉमनली काफी सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है, आप नेट पे सिर्फ एफिड्स लिखोगे तो आपको अलग अलग कलर के एफिड्स मिलेंगे, व्हाइटिश कलर के, येलोइश कलर के, पर ये बहुत ही छोटे होते हैं, एकदम स्मॉल होते हैं। इसे मारने के लिए हम लेडी बर्ड नाम का ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, उसे लाते हैं, वो बड़ा इंसेक्ट है, ये एकदम छोटे इंसेक्ट है, वो इसे खा जाता है। हम एफिड्स को सकर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट से जूसिस और जो उसके न्यूट्रिएंट्स है उसे सक करता रहता है। फिर ये है एक बायो फर्टिलाइजर एजेंट है जो पेडी फील्ड में मोस्ट कॉमन है, ये मैं बता चुका हूँ पेडी प्लांट में। हाँ, साइनोबैक्टीरिया, जिसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ब्लू ग्रीन algae। हाँ, पहले इसे अलगी के ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया था, फिर इसे वहां से निकाल कर हम लोग बैक्टीरिया के ग्रुप में, और वो भी यू बैक्टीरिया के ग्रुप में लेकर आ गए, इसलिए ब्लू ग्रीन algae ही साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया के 3 टाइप याद हो गए आपको, नोस्टॉक, एनाबिना, और ये तीसरा मुझे याद ही नहीं रहता यार। ओसिलेटोरिया। हाँ ऑस्किलेटोरियस। ओसिलेटोरिया। तो ये नाम आप कितनी बार भी बोलो मैं भूल जाती हूँ।
इसमें कोई भी वर्ड को याद रखने के लिए आपको उस वर्ड को तोड़ के उसको कनेक्ट करना होगा किसी लोकल वर्ड के साथ। सर आप ही बता दो ना इसको मतलब कैसे याद रखें। ऑसिलेटोरिया कैसे याद रख सकते हैं? सपोज ओसिलेटोरिया, इसमें क्या सोच सकते हैं? सर ये तीनों जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के टाइप्स है ना? साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, और इसके अंदर जो ये है वो उसके टाइप्स है, नाम है। साइनोबैक्टीरिया तो एक ग्रुप है, जैसे वेजिटेबल एक ग्रुप है, फ्रूट एक ग्रुप है, वैसे। चलो मैं सोचता हूँ ऑसिलेटोरिया कैसे याद रख सकते हैं। अलग अलग चीजों को याद रखने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे आप लोकल वर्ड से कनेक्ट करें ना तो ये मिल जाता है। ऑसिलेटोरिया का मैं ढूंढता हूँ, कुछ बनाता हूँ उसके लिए। चलो ये आ गया ना सबको समझ? इसमें जो हार्ड हार्ड है वही एमसीक्यूज को कवर किया है, सिंपल सिंपल एमसीक्यूज को छोड़ दिया है, बराबर ना?